A very good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing good and safe at your home. बेटा डेली जो आपको वीडियोस भेजी जा रही हैं उन्हें थोरोली देखिए. कोई डाउट आता है वो हम ऑनलाइन क्लासेस में ले रहे हैं, प्लस आपके एमसीक्यूज भी मैं करा रही हूँ नीट के लिए. ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है, चलिए होमवर्क मुझे रेगुलरली भेजो. नोट्स जितने प्रिपेयर हो गए हैं आपके कंप्लीट करके मुझे सेंड कीजिए. ठीक है, फाइन, ओके. लास्ट लेक्चर हमने देखा था बेटा कि किस तरह से जो हम वेक्टर है या वेक्टरलेस है अपना डीएनए जो है वो होस्ट सेल में ट्रांसफर कर रहे थे. ठीक है, फिर हमने सेलेक्टेबल मार्कर्स की बात की थी. ठीक है, इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज द एंडिंग. आज जो है आपका लेक्चर वो लास्ट लेक्चर है इसके लिए, इस चैप्टर के लिए. तो थोरोली आप एनसीईआरटी में से रीड कीजिए, लाइन टू लाइन पढ़िए. फिर भी किसी तरह का कोई डाउट आता है बेटा मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, सो चैप्टर क्या कर रहे थे हम? बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. नेक्स्ट चैप्टर में हम बायोटेक की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. किस तरह से कहाँ हम इस बायोटेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या मैं कहूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम अपनी डेली या प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ किस फील्ड में हम इसका यूज कर सकते हैं वो हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ चीजें सीख ली थी कि किस तरह से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है एक फॉरेन सेल में से. ठीक है, हमारा डिजायर जो हमें चाहिए डीएनए हम उसको आइसोलेट करते हैं और किस तरह से हम होस्ट सेल में उसको ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं रिकम्बिनेंट सेल्स का एंड नॉन रिकम्बिनेंट सेल्स का. ठीक है, देखिए बेटा ये जितना भी काम हो रहा था इट वाज डन एट अ लेबोरेटरी स्केल. ठीक है, बहुत छोटे स्केल पे हम ये चीज़ें कर रहे थे. हम इसमें जो लेबोरेटरी में हमारे एपरेटस प्रेजेंट है, इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है, ग्लास एपरेटस जो हमारे प्रेजेंट है, जैसे हमने पेट्री डिश का यूज़ किया था, फिर हमने फ्लास्क का यूज़ किया था. तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ कर रहे थे? लेबोरेटरी स्केल पे. अब जबकि आपको पता है कि जो मेरा डिजायर्ड हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें ह्यूज अमाउंट पे चाहिए, लार्ज स्केल पे चाहिए. ठीक है, तो अब हम लेबोरेटरी स्केल पे तो सारे काम कर नहीं सकते. फिर हम क्या करते हैं? लेबोरेटरी स्केल से शिफ्ट हो जाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल के लिए. दैट मीन्स वी आर कमर्शियलाइजिंग आवर प्रोडक्ट. हम अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं ह्यूज अमाउंट में ऑब्टेन करने के लिए. समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए जो भी आपको ग्लास एपरेटस आपने यूज़ किए, पेट्री डिश यूज़ की, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट दे रहे हैं. ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा अमाउंट में मिले, ऑब्टेन हो. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? जो हमारे सेल्स होते हैं रिकम्बिनेंट, हमारा जो प्रोटीन बनता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं लार्ज वेसल्स में. ठीक है, दैट मीन्स दोज ग्लास एपरेटस they are replaced by stainless steel equipments and that is known as fermenter. हम उनको fermenter भी कह देते हैं या इजी लैंग्वेज में हम उसको क्या कह देते हैं? बायोरिएक्टर. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें जो हैं बायोरिएक्टर, फर्मेंटर्स, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करने के लिए. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो देखिए जो मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए बना था, जो मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए हमारा सेलेक्ट हो चुका है, दैट मीन्स मैंने होस्ट सेल में, कौन से सेल में मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए है, मैंने उस सेल को ऑब्टेन कर लिया. अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए से रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनेगा. देखिए रिकम्बिनेंट प्रोटीन क्या है? देखिए जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो एक्सप्रेस होगा, आरएनए बनाएगा और फिर जो प्रोटीन बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, वो कहला रहा है रिकम्बिनेंट प्रोटीन. ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? रिकम्बिनेंट प्रोटीन. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिकम्बिनेंट प्रोटीन में क्या कह रही हूँ? एनी एक्सप्रेस्ड डीएनए, जो डीएनए एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, इन अ हेट्रोलोगस होस्ट. हेट्रोलोगस होस्ट क्या है? देखिए हेट्रोलोगस होस्ट, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट. देखो आपको अच्छी तरह पता है कि मैंने जो डीएनए, जो मेरा डिजायर डीएनए था वो मैंने कहां से लिया था बेटा? ह्यूमन सेल से. मान लो मैंने ह्यूमन सेल से वो डीएनए लिया है. ठीक है, यहाँ ह्यूमन सेल से लेने के
बाद मैं उसको एक ई कोलाई, एक बैक्टीरियल सेल में उसको ट्रांसफर कर रही हूँ, प्लाज्मिड के साथ ट्रांसफर कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो ई कोलाई सेल है, ये जो ई कोलाई सेल है बेटा, ये ई कोलाई सेल क्या हो गया, दूसरा होस्ट हो गया, दूसरी स्पीसीज हो गया, ठीक है। यहाँ हम ह्यूमन का डीएनए ले रहे हैं और इसको ट्रांसफर किसमें कर रहे हैं, किसी दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो होस्ट सेल है ये क्या कहलाएगा, हेटेरोलोगस। हेटेरो मींस डिफरेंट, डिफरेंट होस्ट में आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनते हैं, दीज प्रोडक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। मुझे कोई एंजाइम बनाना है उसके लिए भी मैं यूज कर सकती हूँ। मुझे कोई जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन है आपका, वो कोई एंजाइम भी हो सकता है, वो कोई हार्मोन भी हो सकता है, जैसे इंसुलिन बनाते हैं हम। आगे आप एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जब आप नंबर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से आप प्रोटीन्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, क्या क्या प्रोटीन हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बात, ठीक है। और जो होस्ट सेल हम ले रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि हम प्लांट सेल भी ले सकते हैं, एनिमल सेल भी ले सकते हैं, हम बैक्टीरियल सेल भी ले सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है सारी चीजें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई बात। दैट मीन्स रिकम्बिनेंट प्रोटीन मुझे ऑब्टेन हो चुका है, समझ में आ गया। लेकिन वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में है। अब मुझे उसको क्या करना है, अपने रिकम्बिनेंट प्रोटीन को लार्ज स्केल पे बनाना है। दैट मीन्स ह्यूज अमाउंट में, उसको ज़्यादा अमाउंट में मुझे ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए जो वेसल्स यूज की जाती है, जो स्टेनलेस स्टील के हम बड़े बड़े कंटेनर्स यूज कर रहे हैं, उनको कहा जाता है बेटा बायोरिएक्टर्स या बायोफर्मेंटर। समझ में आ गई बात, ठीक है। उनको हम क्या कह देते हैं, बायोरिएक्टर्स, ठीक है। दैट मीन्स इन रिएक्टर्स के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ठीक है। कोई एंजाइम है, वो कोई रिएक्शन कैरिड आउट कर रहा है जिससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो जो बायोरिएक्टर्स हैं, बायोफर्मेंटर्स हैं, सिर्फ हम अपने रिकम्बिनेंट प्रोटीन के लिए नहीं, आप जनरली देखेंगे कि जो फर्मेंटेशन, जो कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ आपकी अगर बिवरेजेस की बात करें, बियर प्रोड्यूसिंग होती है या फिर ये जो बनती है, तो ज़्यादातर इनमें क्या होता है, बड़े बड़े कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बड़े बड़े जो कंटेनर्स यूज़ किया जाते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट मीडिया जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लार्ज कंटेनर्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो अमाउंट, हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी हमें लार्ज अमाउंट में मिल सके, ठीक है। तो अराउंड इनकी जो कैपेसिटी होती है दैट इज 100 to 1000 लीटर, ठीक है। अगर मैं इनकी कैपेसिटी की बात करूं, सो 100 to 1000 लीटर इनकी कैपेसिटी होती है प्रोडक्ट को बनाने की। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं हेटेरोलोगस होस्ट होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह के बायोरिएक्टर्स हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो जनरली हम दो तरह के बायोरिएक्टर्स को यूज करते हैं बेटा। पहला जो आपका है दैट इज सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर, दूसरा जो है स्पार्स्ड स्टिर्ड बायोरिएक्टर, ठीक है। सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर और स्पार्स्ड स्टिर्ड बायोरिएक्टर क्या होता है, इससे पहले मैं ना आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि देखिए आप सब ज़्यादातर जो आपने देखा होगा, जो रूरल जो विलेजेस हैं, विलेजेस में क्या किया जाता है, जब जो लेडीज होती हैं घर की, वो क्या करती हैं, घी निकालती हैं, मक्खन निकालती हैं ना। मक्खन के लिए वो एक रई यूज करती हैं, रई यूज करती है। उसमें आप देखते हैं रई में इस तरह से ब्लेड्स निकली होती हैं, ठीक है। वुडन की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है। तो जब वो रई घूमती है तो जो सॉलिड वो है आपका कर्ड हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके बटर मिल्क, लस्सी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वो रई क्या कर रही है, इस तरह से जब उसको मूव करते हैं तो वो पूरी एरेशन प्रोवाइड कर रही है उस पूरे कंटेनर में, कि जो एयर है वो अच्छे से पूरे उस कंटेनर में फैल जाए। दैट मीन्स जो मटेरियल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये इसीलिए यूज कर रहे हैं। देखिए इन केस ऑफ बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर का जो कंसेप्ट है वो भी उसी पे बेस्ड है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए कोई भी रिएक्शन जो हो रही है वहाँ क्या होता है बेटा, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया, जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोटीन जो है वो एंजाइम से बनेगा। ई कोलाई बैक्टीरिया जो वो डिवाइड करेंगे तो उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो उस प्रॉपर एरेशन के लिए बीच में जो यहाँ पे ये स्टिरर लगा हुआ है, ये क्या करता है, ये जो ब्लेड्स लगी हुई है इस तरह से, ये ब्लेड्स क्या करते हैं,
मिक्स हो जाए, मिक्स कर देती है सारे मीडिया को, ठीक है। तो दो रिएक्टर जो हम यूज करें, दैट इज सिंपल स्टेट बायोरिएक्टर और दूसरा क्या है, स्पार्स्ड स्टेट बायोरिएक्टर। इनके डिफरेंस को पहले हम समझेंगे। सिंपल स्टेट बायोरिएक्टर का क्या मतलब है और स्पार्स्ड स्टेट बायोरिएक्टर का क्या मतलब है। स्टीरिंग होता है बेटा शेक करना, मिक्स करना, ठीक है। तो यहाँ देखो सिंपल का क्या मतलब, यहाँ आपको एक सिंपल सी रॉड दिख रही होगी, ठीक है। फिर आपको ये ब्लेड्स दिखाई दे रही है ब्लेड्स, ठीक है, ये ब्लेड्स दिख रही हैं। जब ये यहाँ दिख रहे हैं, ये क्या है, मोटर प्रेजेंट है जो इसको हेल्प करेगी रोटेट करने में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है जो। यहाँ क्या है, फोम ब्रेकर। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप शेक करेंगे तो फोम प्रोड्यूस होगा, झाग प्रोड्यूस होगा, उसको खत्म करने के लिए यहाँ क्या लगा हुआ है, फोम ब्रेकर, ठीक है। देखो हम क्यों लेबोरेटरी स्केल से इंडस्ट्रियल स्केल पे गए, देखो सिंपल सी बात है बेटा, लेबोरेटरी स्केल में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा स्मॉल अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज, हम वहां उस प्रोडक्ट के लिए अप्रोप्रिएट पीएच, टेम्परेचर, ये सारी चीजें बड़े स्केल पे मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने रिकम्बिनेंट प्रोटीन को इन रिएक्टर्स में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि इन रिएक्टर्स में देखिए बेटा अलग अलग जगह पे आप देख रहे हैं अलग अलग नोजल्स प्रेजेंट है। नोजल्स क्या है, जैसे ये स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, ये जो नोजल है ये क्या करती है, अंदर स्टीम पास करती है, ठीक है। स्टीम क्या करती है, उसको कंटामिनेटेड फ्री बनाएगी उस मीडिया को, वहां किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम यहाँ से स्टीम ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर एसिड और बेस कंट्रोल करने के लिए मीडिया का अलग से हमने पीएच कंट्रोलर डाला हुआ है, लगाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोलर भी होता है कि टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, क्योंकि सीधी सी बात है बेटा, इसमें जो बैक्टीरिया है दे नीड अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, उनको क्या चाहिए, ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ लगा रखी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ से स्टेराइल एयर भी पास हो रही है। स्टेराइल एयर क्या करेगी, उसको कंटामिनेशन फ्री बना रही है, ठीक है। ये वाला जो हमारा जो दिख रहा है आपको पूरा, ये क्या कर रही है, इसको कंटामिनेशन फ्री बना रही है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से स्टेराइल एयर जा रहा है, यहाँ से स्टीम जा रहा है स्टेरिलाइजेशन के लिए। एयर मिट्टी क्या करेगी, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, जिससे कि जो अंदर बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। अब मैं बात करूँ कल्चर ग्रोथ होता है बेटा लिक्विड मीडिया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हम पेट्री डिश ले रहे हैं उसमें हम कल्चर मीडिया डालते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रो कर सके, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी हमें क्या देना होगा, मीडिया प्रोवाइड करना होगा। तो ये जो मीडिया हम दे रहे हैं ये कैसा है, कल्चर ग्रोथ है। ग्रोथ होता है बच्चों लिक्विड मीडिया, ठीक है। जब हम लिक्विड की बात करें तो ग्रोथ कहलाता है, अदरवाइज इट इज न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। अब यहाँ हम क्या दे रहे हैं, उसको कल्चर भी दे रहे हैं, ग्रोथ भी, न्यूट्रिएंट मीडियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में उसको ग्रो करने के लिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम इसको स्टिरेट, जब ये रोटेट करेगा तो एरेशन जो है, एयर जो है वो पूरे वेसल में, पूरे कंटेनर में इजीली स्प्रेड हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसकी वजह से, स्टीरिंग की वजह से जो सारी ऑक्सीजन सभी बैक्टीरियल सेल को मिल जाएगी, तो वो ग्रो करना शुरू करेंगे। जब वो ग्रो करना शुरू करेंगे तो एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज होंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है, वो भी उनके साथ साथ क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एंड लेटर ऑन दिस रिकम्बिनेंट डीएनए विल कन्वर्ट इनटू रिकम्बिनेंट प्रोटीन, और प्रोटीन हमारा क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सिंपल स्टेट बायोरिएक्टर का क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बच्चों, दैट इज स्पार्स्ड स्टेट बायोरिएक्टर। स्पार्स्ड का मतलब होता है बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या प्रेजेंट है, इस तरह से यहाँ पे मोटर प्रेजेंट होगी। ये इसमें ब्लेड्स की जगह एक पैडल सा लगा हुआ है, बस रोटेट तो ये भी कर रहा है, मिक्सिंग तो ये भी करेगा प्रॉपर, लेकिन इसका जो एक एक्स्ट्रा फीचर है वो क्या है कि यहाँ जो स्पार्जर लगा हुआ है, ये क्या है बेटा, स्पार्जर है। इस स्पार्जर से हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को ट्रांसफर करा रहे हैं बहुत स्पीड के साथ, स्पार्जिंग करा रहे हैं इसकी ऑक्सीजन की इनसाइड द बायोरिएक्टर। तो यहाँ क्या है, ये होल्स प्रेजेंट है, इस तरह से यहाँ होल्स प्रेजेंट है जिनके थ्रू ऑक्सीजन बहुत स्पीडली जा रही है। जब ये ऑक्सीजन बहुत स्पीडली अंदर जाएगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है लिक्विड प्रेजेंट है तो बबल फॉर्मेशन होगी, ठीक है, छोटे छोटे बबल्स बनेंगे। बेटा बहुत सिंपल है, आप देखते भी हो कि अगर मैं पानी
पानी की बात करूं, एक बकेट में क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, अगर उसमें एयर सप्लाई करने लगते हैं तो उसमें बबल फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ से जब आप ऑक्सीजन स्पीडली भेजोगे तो क्या होगा, ये छोटे छोटे जो बबल्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं। तो इन बबल्स के थ्रू पूरे इसमें मीडिया में क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये इस तरह की लेयर्स बन जाती है, ठीक है। ये जो बबल्स हैं ये यहाँ आके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है, इस केस में हम देख रहे थे जो मीडिया था वो इस तरह से सरफेस बना रहा था, सरफेस लेयर। यहाँ जो मीडिया है बेटा वो क्या कर रहा है, इस तरह की कर्व्ड लाइन बन रही है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, एक तो इस तरह का सरफेस हो और एक बेटा इस तरह का सरफेस है, इररेगुलर, ठीक है, कर्व निकल रहे हैं। तो ये जो सरफेस है ये क्या कर रहा है बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ सिर्फ इतना ही सरफेस प्रेजेंट है मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल को ग्रो करने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो ज्यादा अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे और ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही है, बहुत सफिशिएंटली अच्छे से हो रही है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ रिकम्बिनेंट प्रोटीन जो हमारा वो ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है, इसीलिए ये जो स्पार्स्ड स्टिर्ड बायोरिएक्टर है, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर। ज्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो जाए बबल्स के फॉर्म में, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो होता है बायोरिएक्टर, इट इज बेटर देन द सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इन दोनों बायोरिएक्टर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, व्हाई दिस वन इज बेटर एज कंपेयर टू दिस। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो अपने अमाउंट, अपने रिकम्बिनेंट प्रोटीन को ज्यादा अमाउंट में ऑब्टेन करने के लिए हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। बायोरिएक्टर क्या करता है, हमारा प्रोटीन इंक्रीज कर देता है, समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां तक जो आपकी बायोरिएक्टर की प्रोसेस थी, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है। इस जो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया है उसको प्योरीफाई करना भी जरूरी है बेटा, ठीक है। प्योरीफाई मतलब अब उसको हम मार्केट में सेल के उसको बेचने के लिए हम क्या क्या उसमें चेंजेस लाएंगे, उसको और प्योरीफाई करेंगे ताकि हम उसको पैकेट्स में पैकेजिंग करके हम मार्केट में सेल आउट कर सकें, ठीक है। उससे पहले एक और चीज बताती हूँ, ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है वो दो मेथड से हो सकती है, ठीक है। कौन कौन से मेथड है, वन इज फेड बैच कल्चर मीडियम, ठीक है। सेकंड जो है वो कंटिन्यूस। फेड बैच और कंटिन्यूस पढ़ते हैं, वो क्या है। जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं फर्मेंटेशन के लिए वो किस तरह के हो सकते हैं, दो हो सकते हैं बेटा। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस को ये ओपन सिस्टम भी कहा जाता है और बैच को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोज्ड सिस्टम भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखो जो बैच कल्चर है या क्लोज सिस्टम है उसमें क्या कर रहे हैं हम, सपोज कीजिए ये मेरा वेसल है, ठीक है। वेसल में मैंने क्या किया, यहां से न्यूट्रिएंट मीडिया की सप्लाई करी है, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिएंट मीडिया मैंने एक बार डाल दिया, पूरा बैच डाल दिया एक बार, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहां से
यहां से मेरा प्रोडक्ट ऑब्टेन करती रहूंगी, ठीक है। यहां से मैंने क्या डाला, कल्चर मीडिया अलोंग विद इकोलाई सेल्स, जो मेरे इकोलाई सेल्स थे उनके साथ साथ मीडिया भी मैंने डाल दिया, ठीक है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर रही हूँ, यहां से उसको आउट कर लूंगी। लेकिन यहां से उसको तभी आउट करूंगी जब ये सारा न्यूट्रिएंट मीडिया कंज्यूम हो जाएगा, तब। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये पूरा न्यूट्रिएंट मीडियम जब कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद मैं यहां से उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लूंगी, ठीक है। फिर इसको वापस से खाली किया जाता है, वॉश किया जाता है, जो माइक्रोब्स हैं उनको निकाल दिया जाता है। फिर सेकंड बैच लगाऊंगी मैं, जिससे वापस से न्यू फ्रेश कल्चर मीडिया डालूंगी और अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन करूंगी, ठीक है। दैट मीन्स इन बिटवीन मैं किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, इसमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ठीक है। एक मैंने टाइम सेट कर दिया भाई, 1 घंटे बाद मुझे देखना है, 1 घंटे बाद मैंने सारा प्रोडक्ट भी निकाल लिया और उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया। नेक्स्ट वापस से मैं उसको सेटअप लगाऊंगी और 1 घंटे बाद फिर से देखूंगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस के केस में यहां से हम न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम डाल रही हूं मैं, और साथ ही साथ बीच बीच में मैं क्या करती जाऊंगी, प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद मैंने और फ्रेश कल्चर मीडियम डाल दिया। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि पहले मैं उसको खाली करूंगी और फिर डाल रही हूँ, नहीं, मैं बीच बीच में क्या डालती जा रही हूँ, न्यूट्रिएंट मीडियम डालती जा रही हूँ फ्रेश, ताकि जो सेल्स पहले से प्रेजेंट थे वो और इसको कंज्यूम करके अपने प्रोडक्ट बनाते जाएं। क्लियर हो रही है चीज, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे इसलिए करते हैं बेटा, आपको याद होगा जब मैंने, अगर मैं बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल की बात करूं, अगर मुझे ग्राफ बनाना है बैक्टीरियल लाइफ साइकिल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल होती है, तो वो कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये वाली जो फेज होती है बेटा, ये कहलाती है लैग फेज, दिस वन इज लॉग, या इसको एक्सपोनेंशियल भी कह देते हैं, ठीक है। ये क्या होगी, स्टेशनरी, और आफ्टर अ टाइम ये नीचे भी चला जाता है, दैट इज डिक्लाइनिंग फेज, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये क्या हो रहा है एक्चुअली, इस तरह से ये गिरने लगती है। ये क्या हो रहा है कि जब बैक्टीरिया शुरू में अपना सारा न्यूट्रिएंट मीडियम कलेक्ट करता है ग्रो करने के लिए एक सेल, तो उसको किस फेज में होता है, लैग फेज में। दैट मीन्स यहां वो अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहा। जब उसके पास सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन आ जाते हैं तो वो क्या करता है, सेल उसका डिवाइड करने लगता है, अपना नंबर इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो जब वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है तो वो लॉग फेज में होता है, ठीक है। लॉग फेज में अपना नंबर इंक्रीज करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जब न्यूट्रिएंट मीडिया जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो वो किस में चला जाएगा, स्टेशनरी फेज में, स्टॉप हो जाएगी उसकी ग्रोथ, ठीक है। और आफ्टर दैट ग्रोथ, पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद अगर मीडिया उसको एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। यहां से उसने अपना नंबर स्टॉप किया है, स्टेशनरी में स्टॉप हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, उसकी डेथ हो रही है डिक्लाइनिंग फेज में। समझ में आ गई बात। तो एक जनरल ये पैटर्न होता है कि वो किस तरह से सेल जो होता है हमारा ग्रो करता है, ठीक है। ये सभी में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी में, अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो हम लोग भी इसी तरह डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फेज है वो उसका ग्रोथ फेज है, उस टाइम वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर में क्या करते हैं कि जब सेल्स एक्सपोनेंशियल फेज में होते हैं, दैट मीन्स वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, कर रहा होता है, तो हम एक्स्ट्रा उसको फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम डालने लग जाते हैं ताकि वो उसी फेज में रहे और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनता रहे, ठीक है। दैट मीन्स इसमें कोई स्टेशनरी फेज नहीं आ रही, डिक्लाइनिंग नहीं आ रही, ये बैक्टीरियल सेल क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली एक्सपोनेंशियल फेज शो कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट उस बैक्टीरियल सेल में है, प्रोटीन जो है वो इंक्रीज होता रहेगा
समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिवाइड करते हैं, और ये दो मेथड हम लेते हैं किसके लिए, फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। इसको क्लोज्ड सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार जो आपने न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, आप उसको बाद में डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इंटरफेयर नहीं कर रहे। जब पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद आप प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर वापस से नया सेटअप लगाते हैं। इसको हम कह रहे हैं ओपन सिस्टम। ओपन क्यों कह रहे हैं बच्चा, ओपन का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस हम डालते जा रहे हैं और अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन करते जा रहे हैं, ड्रेन आउट करते जा रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। ये इसके दो सिस्टम हो गए फर्मेंटेशन के। हम बात कर रहे थे लास्ट स्टेप जो है, देखिए बायोटेक्नोलॉजी में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो लास्ट स्टेप है हमारा, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। वो क्या होती है, देखिए इधर, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है बेटा सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है, अभी भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है। हमें मेन अपना क्या चाहिए, प्योरीफाइड फॉर्म में चाहिए, फिनिशिंग चाहिए उसकी। तो हम क्या करते हैं, उसको बायोरिएक्टर से ऑब्टेन कर लेते हैं और फिर उसको प्योरीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो प्योरीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेटर और उसको क्या करा जाता है, कमर्शियलाइजेशन कहते हैं। कमर्शियलाइजेशन मतलब उसको हम मार्केट में सेल करने भेज देते हैं, सेल के लिए, ठीक है। मार्केट में जब आप उस प्रोडक्ट को भेज रहे हैं तो उससे पहले क्या होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, ठीक है। उसमें जो एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए, इम्प्योरिटीज होंगे, उनको भी हटाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें होती है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। समझ में आ गया बेटा, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को ठीक तरीके से देखिए, पीडीएफ नोट्स मैं ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ, अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपके आज सारे हो जाने चाहिए, ठीक है।